हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि शास्त्र हम कर रहे हैं। इसमें आज के 3 टॉपिक हमारे रहने वाले हैं: कॉन्सम्पेशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लेयर कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। पिछले वाली वीडियो में भी हमने 3 टॉपिक किए थे। उन तीनों टॉपिक की एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था सर्कुलर फ्लो इनकम का, तो उसमें आपके 4 सेक्टर जो थे: प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर। उत्पादक अक्षेत्र, हाउस होल्ड गृहस्थ अक्षेत्र, सरकारी अक्षेत्र, शेष विश्व अक्षेत्र। एक था आपका फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय अक्षेत्र। 2 सेक्टर मॉडल में थे प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। 3 सेक्टर मॉडल में थे प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। 4 सेक्टर मॉडल में था प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर। और सर्कुलर फ्लो इनकम को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? तो सर्कुलर फ्लो इनकम को हम वास्तविक प्रवाह यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो मौद्रिक प्रवाह की दृष्टि से हम देखते हैं। समावेश भ्रण की जो प्रवृत्ति है इंजेक्शंस की, वो है उपभोग, निवेश और निर्यात। वापसी ऋण लीकेज की जो प्रवृत्ति है वो है बचत, कर और आयात। सेकंड टॉपिक था हमारा कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट के अंदर था हमारा उत्पाद विधि और आय विधि। थर्ड था व्यय विधि। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। आय विधि यानी इनकम मेथड, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। और नेशनल इनकम की कैलकुलेट जो है वो आपकी 1949 में पीसी महालनोबिस ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1949 में की गई थी। और नेशनल इनकम में जो इंक्लूडेड होते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल जो है, नॉट इंक्लूडेड जो शामिल नहीं होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पीछे वाली वीडियो में मैंने बोला था कि ये शामिल जो नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो जो शामिल नहीं होते हैं वो आप याद रखिए कौन कौन से है जो शामिल नहीं होते। एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, स्कॉलरशिप, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बच्चे को दिया गया जेब खर्च, एक कारखाने का बिजली पर खर्च, पूंजीगत हानि, गृहस्थ द्वारा अवकाश के समय में अपने बगीचे में सब्जियां उगाना, गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, मृत्यु कर तथा उपहार कर, परिवारों द्वारा दिया गया आय का कर, क्रय विक्रय, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, काला धन, और एक कुछ और बच गए हैं, जमीन की बिक्री से प्राप्त राशि। ये सब जो है गृहस्थ की माल सूची, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया ब्याज, ये सब जो है आपके नेशनल इनकम में जो है शामिल नहीं होते। ये आपको याद रखने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और ये आपका नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक था, इसमें जीडीपी, मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी से होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, और एमपी आपका मार्केट प्राइस। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपको सभी याद रखने हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है।
तो आज का जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। उपभोग फलन है आय का, श्रम का, समय का, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन, वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने में लोग अपनी प्रयोज्य आय से जितना पैसा खर्च करते हैं उसको कुल उपभोग व्यय अथवा उपभोग कहा जाता है। कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशन जो होता है C इक्वल F Y D ये होता है। तो C से हो गया आपका उपभोग और ये F से आपका हो गया फलनात्मक संबंध और ये YD है आपका खर्च योग्य आय। तो उपभोग फलन का उपभोग फलन है तो इसका आंसर आ जाएगा आय का। अगला क्वेश्चन है उपभोग फलन की ढलान होती है। उपभोग फलन की जो ढलान होती है वो इस तरह से ऊपर की ओर होती है, इसका आंसर सेकंड आएगा। और उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यह एक अनुसूची को दर्शाता है जो अलग अलग आय स्तर एवं अलग अलग उपभोग व्यय के बीच संबंध को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यह इच्छित उपभोग व्यय एवं व्यक्तिक प्रयोज्य आय का अनुपात अर्थात C इक्वल C, ये वाला जो है वो छोटा C आएगा, ये आपका बड़ा आएगा, ये आ जाएगा Y और D। ये होती है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है उपभोग तथा आय का अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यह इच्छित उपभोग व्यय में परिवर्तन एवं व्यक्तिक प्रयोज्य आय में परिवर्तन का अनुपात है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात। ये हमारा आएगा, जैसे इसको मैं बताती हूँ आपको, इसको हटाकर बताती हूँ। ये जो है ऐसे आएगा इक्वल C और ये अपॉन में करे या ऐसे, यहाँ पर आएगा Y और D। अगला क्वेश्चन है APC तथा APS का जोड़ होता है। और अगला ही क्वेश्चन भी जो ऐसा ही MPC तथा MPC का जोड़ होता है। APC प्लस APS और MPC प्लस MPS, ये आ जाएगा इक्वल में 1। तो रिलेशनशिप ACP एंड APS, MPC एंड MPC प्लस MPS, ये आपका 1 के बराबर होता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 के बराबर। और अगला भी क्वेश्चन है यही है, इसका आंसर भी 1 के बराबर। MPC तथा MPC का जोड़ इक्वल जो होता है 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा केन्ज के उपयोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार आय के बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है, आय के बढ़ने से उपभोग में कमी होती है,
आय के बढ़ने से उपभोग स्थिर रहता है। तो केन्ज के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम निरपेक्ष आय पर आधारित होता है। केन्ज के उपभोग के मनोवैज्ञानिक के अनुसार आय के बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात में कम होती है। तो केन्ज के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार आय के बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, केन्ज के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम आधारित होता है। तो केन्ज के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम निरपेक्ष आय पर आधारित होता है। ये मैंने इस पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया। अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन का आकार होता है। उपभोग फलन का जो आकार होता है वो रेखीय होता है, वक्र रेखीय होता है, मूल बिंदु से आरंभ होते हुए रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन है, वक्र रेखीय उपभोग फलन की स्थिति में एपीसी अधिक होता है एमपीसी से, और एपीसी से अधिक होती है एमपीसी, एपीसी इक्वल एमपीसी। तो वक्र रेखीय उपभोग फलन की स्थिति जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम अधिक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम से। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन निवेश फलन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निवेश को प्रभावित करता है? ब्याज की दर, पूंजी की सीमांत कुशलता, प्रतिफल की दर। तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार के शेयर एवं स्टॉक खरीदना एवं उन गतिविधियों में पूंजी निवेश करना जिसमें आय वृद्धि हो सकती है। इन्वेस्टमेंट टाइप्स होती है वो 2 टाइप्स होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वित्तीय निवेश। वित्तीय निवेश वे निवेश होते हैं जिसका कुल रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कारण केवल स्वामित्व परिवर्तन होता है। एक कंपनी के शेयर या स्टॉक खरीदना एक वित्तीय निवेश है। दूसरा है, ये हो गया वित्तीय, और दूसरा है वास्तविक निवेश, रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट एक नए उपक्रम खोलना या फैक्ट्री लगाना आदि वास्तविक निवेश है। इस निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में पूंजी, स्टॉक, रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। इन्वेस्टमेंट आपकी 2 टाइप्स जो इन्वेस्टमेंट है वो है रियल और वास्तविक और फाइनेंशियल। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त निवेश स्वतंत्र होता है। तो स्वायत्त निवेश स्वतंत्र होता है आय से, ब्याज की दर से, लाभ से, इनमें से कोई नहीं। एटमोस्ट इन्वेस्टमेंट स्वायत्त निवेश वह निवेश है जो आय तथा उत्पादन की मात्रा के स्थान पर बाहरी तत्वों पर निर्भर करता है। स्वायत्त निवेश आय से स्वतंत्र होता है। इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन केन्जियन ढांचे से स्वायत्त निवेश को माना जाता है। तो केन्जियन जो ढांचा है स्वायत्त निवेश में वो होता है स्थिर जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश का एक प्रकार नहीं है? तो इन्वेस्टमेंट टाइप्स जो 2 टाइप्स थी आपकी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और आपकी रियल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जो है नहीं है वो पूछा है। इसमें से बैंक जो निवेश है वो आपका इन्वेस्टमेंट टाइप्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
सार्वजनिक निवेश से अभिप्राय है। तो सार्वजनिक निवेश से जो अभिप्राय होता है, जो देश की केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है, यह निवेश लोगों के कल्याण द्वारा देश की सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। यह निवेश प्राय लाभ उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता। तो इसका आंसर है वो सरकार द्वारा किया गया निवेश। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सकल निवेश जोड़ होता है शुद्ध निवेश तथा प्रतिस्थापन निवेश का। तो सकल निवेश जोड़ होता है शुद्ध निवेश तथा प्रतिस्थापन निवेश का। प्रेरित निवेश तथा आय का स्तर होते हैं। तो प्रेरित निवेश जो है वो प्रत्यक्ष संबंधित आय का स्तर होते हैं। प्रेरित निवेश वे निवेश होते हैं जो आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। यह आय तथा लाभ में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरणा प्राप्त करता है। आय तथा लाभ के बढ़ने की संभावना से बढ़ता है तथा इसमें होने वाली कमी से यह कम होता है। यह निवेश लाभ या आय सापेक्ष होता है। यानी प्रेरित निवेश प्रत्यक्ष संबंधित आय का स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, इच्छित निवेश व्यय में सम्मिलित होता है। तो इच्छित निवेश में जो सम्मिलित होते हैं वो आपके हैं व्यावसायिक स्थिर निवेश, व्यावसायिक स्टॉक में निवेश, रिहायशी मकानों पर निवेश। व्यावसायिक स्थिर निवेश यानी कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और आपका इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंटल हाउसिंग। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक माल सूची में सम्मिलित होते हैं। तो व्यावसायिक माल सूची में जो सम्मिलित होते हैं वो आपके स्टॉक्स होता है। तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, अर्ध तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की वास्तविक दर अंतर होता है नकद मुद्रा तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर। ब्याज की वास्तविक दर मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर का अंतर नकद मुद्रा तथा इनके बीच में होता है, मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर के बीच। तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट के जो तत्व जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तकनीकी विकास तथा नए आविष्कार, प्राकृतिक साधनों की खोज, सरकारी नीतियाँ, विदेशी व्यापार, बाजार का ढांचा, कीमत स्तर, कुल मांग, पूंजी का वर्तमान स्टॉक। और इम्पोर्टेंस इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, इम्पोर्टेंस इन्वेस्टमेंट है आय तथा रोजगार का निर्धारण, और सेकंड है आपका परिवर्तनशील तत्व, और थर्ड है आर्थिक सहायता। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आय तथा रोजगार का निर्धारण, परिवर्तनशील तत्व, आर्थिक विकास। अगला टॉपिक है मल्टीप्लेयर कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। गुणक अवधारणा और महत्व। गुणक की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किया था जे.एम. केन्ज ने, आर.एफ. कहान ने, जे.बी. से ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो एक बार मैं आपका इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बता देती हूँ। निवेश गुणक का, ये गलती से हो गया, का विकास किया था
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर.एफ. कहान ने 1931 में एक लेख घरेलू निवेश तथा बेरोजगारी के मध्य संबंध में गुणक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गुणक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आर.एफ. कहान ने 1931 में। कहान के गुणक को रोजगार गुणक के नाम से जाना जाता है क्योंकि कहान ने निवेश तथा रोजगार के बीच संबंध का अध्ययन किया था। कहान की रोजगार गुणक की अवधारणा का अनुसरण करते हुए केन्ज ने अपनी पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत में निवेश गुणक की अवधारणा का विकास किया। निवेश गुणक का विकास किया था केन्ज ने। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा आर.एफ. कहान ने 1931 में सर्वप्रथम विकास किया था और निवेश गुणक का जो विकास जो किया था वो किया था जे.एम. केन्ज ने। अगला क्वेश्चन है निवेश गुणक से अभिप्राय है। तो जैसे कि ऊपर जो है हमने किया था केन्ज के बारे में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर निवेश गुणक अवधारणा आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में जब निवेश स्तर में वृद्धि होती है, आय स्तर में भी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है निवेश गुणक से अभिप्राय है निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन। तो के जो है वृद्धि निवेश में वृद्धि की जो के गुणा होगी वो होगी आपकी इस तरह से, ये आपका इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है गुणक तथा एमपीसी का संबंध है। प्रत्यक्ष, विपरीत, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो गुणक तथा मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का जो रिलेशन होता है वो विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणक का रिसाव नहीं है? मल्टीप्लेयर लीकेज जो नहीं है वो बताना है। तो मल्टीप्लेयर लीकेज जो होते हैं वो आयात, मुद्रास्फीति और इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे लीकेज ऑफ मल्टीप्लेयर जो है आपके आयात, मुद्रास्फीति, कर प्रणाली, कीमतों में वृद्धि, कंपनियों की अवितरित लाभ, निष्क्रिय बचत, शेयर एवं सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, पुराने कर्जों का भुगतान प्रणाली, ये जो है इसके अंदर होते हैं। और एक होता है आपका इम्पोर्टेंस मल्टीप्लेयर। इम्पोर्टेंस जो मल्टीप्लेयर होते हैं इसका आंसर जो है नहीं पूछा है। तो मल्टीप्लेयर लीकेज नहीं है आपका, बचत नहीं है, निष्क्रिय बचत होता है, बचत जो है नहीं होता। तो इम्पोर्टेंस मल्टीप्लेयर है आपके आय प्रजनन, निवेश का महत्व, व्यापार चक्र, पूर्ण रोजगार, बचत तथा निवेश संतुलन, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक निवेश और मुद्रास्फीति और विस्फीति, सरकारी हस्तक्षेप, ये होते हैं आपके इम्पोर्टेंस मल्टीप्लेयर। तो ये जो है इसमें टॉपिक थे। इसके जो है कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस वो हम करते हैं। इस टॉपिक के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मल्टीप्लेयर एमपीसी के जो क्वेश्चन है, देखो यदि एमपीसी का मूल्य निम्नलिखित में से कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे 0 सेकंड है आपका,
0.5 और थर्ड क्वेश्चन है 0.9। तो गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका जो फार्मूला जो होता है एमपीसी जो आपको दिया हुआ है 0, और इसका फार्मूला जो है वो मल्टीप्लेयर का आएगा 1/1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी जो है आपको दिया हुआ है 0, और इसका फार्मूला हम करते हैं 1/1 माइनस एमपीसी दिया हुआ है 0। तो 1/1 यानी इसका आंसर जो है मल्टीप्लेयर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था 0.5। तो एमपीसी जो है हमें दिया हुआ है 1 माइनस एमपीसी जो दिया हुआ है वो है 0.5। तो इसका 1/1 माइनस 0 पॉइंट इसका आ जाएगा, आपकी पॉइंट जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा मल्टीप्लेयर आ जाएगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन था 0.9। एमपीसी हमें दिया हुआ है 0.9, 1 माइनस 0.9। तो ऊपर जो है पॉइंट का हमारा चला जाएगा, यहाँ पर जो है ये 1 माइनस, सॉरी ये दोबारा करती हूँ मैं। एमपीसी जो है दिया हुआ था 0.9, 1/1 माइनस 0.9। और अगर हम इसका वो सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस 9.10 जो है ये ऊपर जो है आपका माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 1/10। इसका आंसर आ जाएगा 10। तो आपको जो है मैथ आता है तो ये क्वेश्चन जो है 1/- जो फार्मूला है बिल्कुल ही आसान है, एमपीसी दिया हुआ होगा, और ये फॉर्मूला है जो 1/1 माइनस एमपीसी। और ऐसे ही आपका एमपीसी दिया हुआ हो तो एमपीसी निकालने का फॉर्मूला है, एमपीसी का हमने पीछे वाला किया था उसका फार्मूला था 1/1 माइनस एमपीसी, और इसका एमपीएस का फार्मूला है 1/एमपीएस। जैसे कि आपको एमपीसी दिया हुआ है 0.4 जो है दिया हुआ है, तो 1/में आपकी जो है पॉइंट की जो है 0 ऊपर जो चली जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.5। इसका मल्टीप्लेयर आ जाएगा अगर पॉइंट हमारी ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। एमपीएस आपको दिया हुआ है एमपीएस 0.5, और इसका फार्मूला था 1/में एमपीएस जो दिया हुआ है वो है 0.5। अगर हमारा पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो इसका जो मल्टीप्लेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ये जो है इतने ही आसान क्वेश्चन है इसके एमपीसी और एमपीएस की, तो ये जो है आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, आसान ही है। अगला जो टॉपिक जो रहने वाले हैं 3 जो टॉपिक है वो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटरमिनेशन इन क्लोज इकोनॉमी। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, देखने के लिए